मौर्य साम्राज्य कभी बहुत ही शक्तिशाली था। ये पूरे भारत में फैला था, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक। लेकिन सबसे बड़े साम्राज्य भी टूट सकते हैं। ये साम्राज्य लगभग 187 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। इसका आखिरी राजा कमजोर और नाकामयाब, उसे हटा दिया गया। साम्राज्य बिखर गया। भारत अब एक नहीं रहा। अब ये बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जो सब शक्ति के लिए लड़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य का गिरना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। यह युग उथल पुथल और प्रगति दोनों से भरा था। यह निरंतर परिवर्तन का समय था। नए राज्य उठे और गिरे, दूर देश से आक्रमणकारी आए। फिर भी इस अराजकता के बीच भारतीय संस्कृति फली फूली। ये मौर्योत्तर काल की कहानी है। विखंडन, आक्रमण का समय, लेकिन महान नवाचार और सांस्कृतिक प्रतिभा का भी। मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद भारत बिखर गया। खंडहरों से छोटे छोटे राज्य निकले। हर कोई अपने पड़ोसियों पर नियंत्रण करना चाहता था। उत्तर में शुंगों का उदय हुआ। उन्होंने मौर्यों द्वारा छोड़े गए शक्ति शून्य को भरा। मध्य भारत में केंद्रित उनका शासन भारतीय राजनीति में एक नए चरण का प्रतीक था। दक्षिण में सातवाहन ताकत हासिल कर रहे थे। उन्होंने दक्कन के पठार में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। कला के अपने संरक्षण के लिए जाने जाने वाले उन्होंने अपने पीछे आश्चर्यजनक मंदिर और मूर्तियां छोड़ी। ये स्मारक आज उनकी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उत्तर पश्चिम में इंडो यूनानियों का उदय हुआ। ये सिकंदर महान की सेनाओं के वंशज थे। वे अपने साथ ग्रीक संस्कृति और विचार लेकर आए। ये प्रभाव भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रित हुए। इस संलयन ने एक अनोखे सांस्कृतिक मिश्रण को जन्म दिया। हम इसे उस समय की कला और वास्तुकला में देखते हैं। मौर्योत्तर काल में कई महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय हुआ। मूल रूप से मध्य एशिया के कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। उन्होंने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे धन और समृद्धि आई। कुषाण बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने सिल्क रोड के साथ इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस व्यापार मार्ग ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। इसने वस्तुओं, विचारों और धर्मों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य शक्तिशाली ताकतों के रूप में उभरे। वे समुद्री व्यापार में लगे हुए थे। उनके जहाज मसाले, कपड़ा और अन्य सामान लेकर दूर दूर तक जाते थे। इस व्यापार ने धन लाया और उन्हें प्रभावशाली मंदिर बनाने और कलाओं को संरक्षण देने की अनुमति दी। मौर्य साम्राज्य के पतन ने भारत को असुरक्षित छोड़ दिया। विदेशी ताकतों ने अपने डोमेन का विस्तार करने का अवसर देखा। उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारियों की लहरें उमड़ पड़ी। ये आक्रमणकारी मुख्य रूप से मध्य एशियाई जनजातियां थीं। वे नई भूमि और धन की तलाश में थे। शक या सीथियन आने वालों में पहले थे। भयंकर योद्धा, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से को जीत लिया। उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। इन राज्यों ने समय के साथ भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को अपना लिया। पार्थियन उनका अनुसरण करते हुए पश्चिमी भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वे भी अंततः भारतीय सांस्कृतिक ताने बाने में समा गए। इन आक्रमणों का प्रभाव महत्वपूर्ण था। इनके कारण राजनीतिक उथल पुथल और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। भाग 5, साम्राज्यों का उत्थान और पतन। मौर्योत्तर काल निरंतर शक्ति संघर्षों का समय था। साम्राज्य उठे और गिरे। नियंत्रण के लिए राज्यों का टकराव हुआ। भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा। हालांकि यह अवधि केवल विजय के बारे में नहीं थी, यह विचारों के आदान प्रदान के बारे में भी था। इंडो यूनानी अपने साथ हेलेनिस्टिक प्रभाव लेकर आए। यह उनकी कला और सिक्कों में देखा जा सकता है। कुषाणों ने मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार को सुगम बनाया। बदले में भारतीय संस्कृति इन अंतःक्रियाओं से समृद्ध हुई। भाग 6, व्यापार और समृद्धि। राजनीतिक विखंडन के बावजूद भारत ने आर्थिक विकास का अनुभव किया। उपमहाद्वीप के भीतर और बाहरी दुनिया के साथ व्यापार फला फूला। इसमें सिल्क रोड ने अहम भूमिका निभाई। इसने भारत को मध्य एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य से जोड़ा। भारतीय व्यापारियों ने मसाले, कपड़ा, हाथी दांत और कीमती पत्थरों का निर्यात किया। बदले में वे घोड़े, सोना और विलासिता के सामान वापस लाए। इस व्यापार ने भारतीय व्यापारियों और शासकों को धन संपदा दिलाई। इसने नए व्यापार मार्गों के विकास का भी नेतृत्व किया।
भाग 7, आम लोगों का जीवन। एक तरफ जहां राजाओं ने युद्ध किया और साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, वहीं आम लोगों का जीवन चलता रहा। किसान चावल, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों की खेती करते थे। कारीगरों ने सुंदर वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और धातु के काम का उत्पादन किया। व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करते थे, उनके कारवां माल से लदे होते थे। जीवन सभी के लिए आसान नहीं था। समाज कठोर जातियों में बंटा हुआ था। सामाजिक गतिशीलता सीमित थी, फिर भी लोगों ने अपनी परंपराओं, त्योहारों और धार्मिक प्रथाओं में आनंद पाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में योगदान दिया। भाग 8, कला का स्वर्ण युग। मौर्योत्तर काल में कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। विभिन्न शासकों के संरक्षण से विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए कला का गांधार स्कूल स्पष्ट ग्रीक प्रभाव दिखाता है। यह बुद्ध के चित्रण में स्पष्ट है। दूसरी ओर मथुरा स्कूल ने एक अधिक स्वदेशी शैली विकसित की। इसने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके सुंदर मूर्तियां बनाई। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों के साथ इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये गुफा परिसर बौद्ध और हिंदू मठों में स्थित थे। वे आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। भाग 9, परिवर्तन के समय में धर्म। मौर्योत्तर काल धार्मिक उथल पुथल का समय था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो निरंतर फैलता रहा। इसने आम लोगों और शासकों के बीच नए अनुयायी पाए। हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ। नए देवता उभरे और प्राचीन ग्रंथों की पुनर्व्याख्या की गई। इस काल में भक्ति पंथों का उदय हुआ। इन पंथों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया। वे सभी जातियों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुले थे। इस समावेशिता ने उनकी लोकप्रियता में योगदान दिया। भाग 10, मौर्योत्तर युग की विरासत। मौर्योत्तर काल हालांकि राजनीतिक विखंडन से चिह्नित था, भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण था। यह महान सांस्कृतिक आदान प्रदान का समय था। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन ने नए विचारों और कलात्मक परंपराओं को जन्म दिया। ये मौजूदा भारतीय संस्कृतियों के साथ घुल मिल गए, जिससे एक जीवंत मिश्रण तैयार हुआ। इस अवधि में नए व्यापार मार्गों का भी विकास हुआ। इन मार्गों ने भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ा। वे धन और समृद्धि लाए। उन्होंने विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। भाग 11, निष्कर्ष। भारत के भविष्य के लिए एक कदम। 5 शताब्दियों से अधिक समय तक फैला मौर्योत्तर युग अपार परिवर्तन का काल था। यह राजनीतिक विखंडन, विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का समय था। फिर भी उथल पुथल के बीच भारतीय संस्कृति फली फूली। नए धर्म और दर्शन उभरे। कला और स्थापत्य कला नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। व्यापार फला फूला, जिससे भारत दुनिया से जुड़ गया। मौर्योत्तर काल ने भारत के शास्त्रीय युग की नींव रखी। यह नवाचार और रचनात्मकता का समय था। यह वह समय था जिसने उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार दिया। यह भारत के भविष्य की सीढ़ी थी।